तो देखो यार, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती क्या है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन pH1 से निकलेगा वो सर्कुलेट होकर वापस आ जाएगा। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हुआ, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन। साइक्लिक यानी यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो किस मैनर में होगा, साइक्लिक मैनर में होगा। कौन से मैनर में होगा बेटा, साइक्लिक मैनर में होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से वो ईटीएस के पास जाएगा और ईटीएस से वापस वो किसके पास आ जाएगा, पीएच1 के पास आ जाएगा। यस और नो, यस और नो, ओके, कोई दिक्कत इसमें। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो किसके पास गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से वो किसके पास आ गया, ईटीएस के पास आ गया और ईटीएस से वापस वो किसके पास आ जाएगा, पीएच1 के पास आ जाएगा। किसके पास आ जाएगा बच्चों, पीएच1 के पास आ जाएगा। ठीक है, यहां पर ईटीएस से एसोसिएटेड क्या होता है, एटीपी। तो जहां पर ईटीएस होगी वहां पर एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेटा यहां पर तुमने साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या क्या बातें नोट करी वो हम लिखते हैं। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की मेन बातें, ओनली pH1 इज इन्वॉल्व, ओनली pH1 इज इन्वॉल्व। यहां पर सिर्फ और सिर्फ pH1 है। इसमें लाइट का वो भी है कुछ। हाँ लाइट तो आएगी ना यार, मतलब 700 नैनोमीटर ऐसा। बिल्कुल pH1 का एब्जॉर्प्शन क्या है, 700 नैनोमीटर। तो 700 नैनोमीटर की लाइट आएगी, तभी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होकर वापस आ रहा है वहां पर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर pH2 इज कंप्लीटली एब्सेंट, सो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर नहीं है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इज एब्सेंट, देयरफॉर ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड, ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड, ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज नहीं होगी, देयरफॉर ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड। ओके, यस और नो, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ओनली pH1 इज इन्वॉल्व, ये एक बात हो गई। OEC absent, O2 is not released। pH2 के साथ क्या एसोसिएटेड होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है नहीं, तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। यस और नो, बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का आई, कोई दिक्कत इसमें, बोलो। अच्छा ऑक्सीजन, अब ये चीज किस चीज के लिए फेवरेबल है, जहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होनी है, बट वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। और फोटोसिंथेसिस में अगर नॉन साइक्लिक होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा तो कभी भी वो कभी भी रेस्पायर नहीं कर पाएंगे। तो यानी जिनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उनके अंदर साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इज बेस्ट मोड टू गेट एनर्जी, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा। बेटा मेरी बात सुनो, क्या बोल रहा हूं, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है क्योंकि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है। अब एक बंदा जो कि फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, और रेस्पिरेशन तो दुनिया के हर बंदे में होगी, मेरे अंदर भी हो रही है, तुम्हारे अंदर भी हो रही है, प्लांट्स के अंदर भी हो रही है, बैक्टीरिया के अंदर भी हो रही है, रेस्पिरेशन तो सबके अंदर कॉमन है। ठीक है, एक चीज अनकॉमन है, हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब मान लो कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो कि रेस्पिरेशन कर रहा है और साथ के साथ फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन रेस्पिरेशन कौन सी कर रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अब क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो यानी उसे कौन सी कंडीशन चाहिए, ऑक्सीजन फ्री कंडीशन, वहां पर ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। क्यों भाई, क्योंकि नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो उसके समाधान के लिए क्या है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, उस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन फ्री कंडीशन मिल जाएगी, वो रेस्पायर कर सकता है, वो रेस्पायर कर सकता है एनारोबिक कंडीशन में। ठीक है, तो जहां पर एनारोबिक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, ध्यान रखना, गार्ड बांध लेना आज से, जहां पर एनारोबिक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है वहां पर
साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। क्या होती है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड बैक टू द PS1। इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होकर वापस आ जाएगा किसके पास? PS1 के पास। ओनली PS1 इज इन्वॉल्व, नो PS2। ओके, यहां पर NADP की फॉर्मेशन नहीं हो रही, NADP फॉर्मेशन नॉट टेक प्लेस, NADP नहीं बनता है। ओके, ओनली ATP इज फॉर्म्ड, ओनली ATP इज फॉर्म्ड। तो अब यहां पर देखो मैंने कुछ चीजें लिखवाई हैं कि क्या कंडीशंस होंगी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो। ऐसी क्या कंडीशन, क्या मजबूरी आएंगी जिसकी वजह से साइक्लिक होगी? क्योंकि हर इंसान ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा, तो उसके पीछे कुछ रीजन है। वो रीजन क्या है? सबसे पहले एब्सेंस ऑफ PS2। ये उस जगहों पर होगी जहां पर PS2 नहीं होगा। ठीक है, कोई बंदा बहुत बड़ा कोचिंग करना चाहता है, पूरा डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है, बट दूर दूर तक लाइट का कोई पता नहीं है, कर सकता है? डिजिटल मार्केटिंग तो नहीं कर सकता। तो वैसे ही यहां पर इसे नॉन साइक्लिक करनी है, बट PS2 ही नहीं है, नहीं कर सकता। दूसरी कंडीशन, एब्सेंस ऑफ NADP रिडक्टेज। एब्सेंस ऑफ NADP रिडक्टेज। अगर नॉन साइक्लिक होगी तो NADP रिडक्टेज चाहिए। क्यों? क्योंकि NADPH2 फॉर्मेशन होता है। NADPH2 कौन बनाता है? NADP रिडक्टेज एंजाइम। अब NADP रिडक्टेज एंजाइम ही नहीं होगा तो NADPH2 फॉर्म नहीं होगा। तो दो कंडीशन है, PS2 एब्सेंट हो और NADP रिडक्टेज एब्सेंट हो, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर क्या होगा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या होगा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब एंट्रेंस कॉर्नर, ये कुछ ऐसी बातें जो एंट्रेंस में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, एक इसकी लोकेशन, मेन लोकेशन क्या है साइक्लिक की? तुम्हें पता है नॉन साइक्लिक कहां पर हो रही थी? थाइलाकॉइड में, पक्का पता है। ये कहां पर होगी? स्ट्रोमा लैमेला में। कहां पर होगी? स्ट्रोमा लैमेला, वो पट्टी जो कि दो ग्रेनम को आपस में जोड़ती है। ठीक है, हेटेरोसिस सेल्स ऑफ BGA। BGA नॉर्मली ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है, यानी उसकी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन उनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट। इन हेटेरोसिस्ट सेल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स होनी होती है, और जहां पर भी नाइट्रोजन फिक्स होनी होती है वहां पर कंप्लीटली अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, वहां पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन होगी तो नाइट्रोजन फिक्स नहीं होगी। तो हेटेरोसिस्ट सेल्स के अंदर साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है ताकि ऑक्सीजन रिलीज ना हो और नाइट्रोजन फिक्स आसानी से हो जाए। समझ में आ गया? ऑक्सीजन होगी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगी। तो हेटेरोसिस सेल्स के अंदर अगर गलती से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी तो ऑक्सीजन निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगी। यस और नो? ओके बेटा, ये वो पॉइंट है जो तुम्हें आसानी से किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। ये सेग्रीगेटेड पॉइंट है, फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है, और तुम पढ़ रहे हो कौन सा चैप्टर? 13वां चैप्टर। तो सेग्रीगेट हो गया ना बहुत ज्यादा। तो सेग्रीगेटेड पॉइंट्स है जो तुम गैदर नहीं कर पाते, लेकिन एक टीचर सब कुछ पढ़ता है, रिवाइज करता है कई बार, तो उसे चीजें पता होती हैं कि कौन सी चीज कहां पे लिखवानी है। तो बस ये वैसा पॉइंट है थोड़ा सा। तीसरा, बंडल शीथ सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स। जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं उनके अंदर ग्रेना नहीं होता। ग्रेना नहीं है तो भैया क्या नहीं होगा? ग्रेना नहीं होगा तो क्या होगा? नॉन साइक्लिक नहीं होगी। नॉन साइक्लिक नहीं होगी तो बचा क्या? साइक्लिक। तो साइक्लिक होगी उसके अंदर। क्या रीजन होता है इसका? ये मैं बताऊंगा वहां पर। देख, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेनम है ही नहीं, और मेन लोकेशन फॉर द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है? ग्रेनम, यानी थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड ही नहीं है तो क्या बचा? खाली स्ट्रोमा लैमेला। स्ट्रोमा लैमेला में क्या होता है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो वहां पर क्या होगी? साइक्लिक। इसका बहुत बड़ा मेजर रीजन है। इसका क्या है? बहुत बड़ा मेजर रीजन। अब वो रीजन क्या है वो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा। वो रीजन क्या है वो तभी बताऊंगा कि स्ट्रोमा लैमेला में ग्रेना एब्सेंट क्यों होते हैं और वहां पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों होती है।
साइक्लिक होगी तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। ये बहुत बढ़िया बात है किसी भी फोटोसिंथेटिक प्लांट के लिए। अगर किसी फोटोसिंथेटिक प्लांट में कम ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो ज्यादा बेटर तरीके से फोटोसिंथेसिस कर पाता है। इसीलिए हम C4 प्लांट्स को बेटर मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है और CO2 का ज्यादा होता है। यस और नो? मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? उतार लो इसे, अच्छी तरीके से पढ़ो और फिर आगे बात करते हैं। ठीक है जी? कितनी स्कॉलरशिप लेगा? सारी स्कॉलरशिप लगने के बाद 80,000 रुपये फीस आती है। कनिका का पेपर मैंने और जैनू सर ने बैठ के दिया था सामने। चलिए, तो बेटा नेक्स्ट है तुम्हारा कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है? ये एक ऐसा हाइपोथेसिस, प्रूव नहीं है, हाइपोथेसिस है। ये एक ऐसा हाइपोथेसिस है जिसके बेसिस पे बताते हैं कि जो एटीपी में एनर्जी आ रही है आसमान से उतर के नहीं आ रही। एटीपी एक एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड है और ये फॉर्म हो रहा है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। तो इसके अंदर जो एनर्जी आ रही है, जो इसके अंदर एनर्जी भर रहे हैं, क्या होता है? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसके अंदर एनर्जी आती है, इनपुट आता है एनर्जी का, वो इन दोनों के बीच में स्टोर होता है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हाई एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड एटीपी में। तो ये एनर्जी आ रही है, ये कहां से आ रही है? इसे एक्सप्लेन करता है कौन? कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। वो कहता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स होती है जी। क्या होती है? प्रोटॉन मोटिव फोर्स। जब ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स ब्रेक होती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्या बोला मैंने? दोबारा बोलो मेरे साथ साथ। एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स होती है, जब वो ब्रेक होती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है और रिलीज करने के बाद क्या करती है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अरे बहुत अच्छा, समझ रहे हो? ये हाइपोथेसिस है। अभी हाइपोथेसिस कैसे है ये बात करते हैं। हाँ बोलो। प्रोटॉन मोटिव फोर्स होती है, कैसे डेवलप करती है? प्रोटॉन ग्रेडियंट से। किससे? प्रोटॉन ग्रेडियंट से। तो बेटा ये क्या बना रहा हूं मैं, बताओ मुझे जरा। थाइलाकोइड। अरे थाइलाकोइड है ना ये। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहां पर होता है? टुवर्ड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकोइड। तो यहाँ पर H2 टूटता है और क्या इकट्ठा हो जाता है? H+ इकट्ठा हो जाता है। तो ये पहला रीजन है जिसकी वजह से H+ इकट्ठा हो रहा है। कहां पर? ल्यूमन में। दूसरी चीज देखो, NAD रिडक्टेज जो है, NAD रिडक्टेज, वो क्या करता है? NADH2 बनवाता है, NADPH2 बनवाता है ना। इसके प्रोटॉन कहां से आते हैं? स्ट्रोमा से। तो स्ट्रोमा के प्रोटॉन लेके क्या बना देता है? NADPH2। तो यानी स्ट्रोमा के प्रोटॉन क्या हो गए? कम हो गए और यहाँ पर हाइड्रोजन वाटर के टूटने की वजह से यहाँ के प्रोटॉन ज्यादा हो गए। अब तीसरा रीजन, यहाँ पर तुम्हें पता है ETS था कहीं पर? अरे ETS था या नहीं था? ये ETS क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है किसके पास? PS1 के पास। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नॉट इटसेल्फ अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होता, इट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर है। एक बंदा है, तुम उसे कह रहे हो भाई ले 5 लाख रुपए, वो कहते भाई मेरे पास जेब नहीं है इन्हें रखने के लिए, मुझे बैग चाहिए होगा। वो बैग लाता है, उनमें पैसे भरता है और पैसे रख के आता है, बैग फेंक देता है। बैग का अब कोई काम नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वैसे ही इसे इलेक्ट्रॉन दे रहे जबरदस्ती। ये कह रहा भैया मेरे बस के नहीं है इलेक्ट्रॉन लेना, तब भी दे रहे। तो ये क्या करता है? बाहर से प्रोटॉन मंगवाता है, कहता है इसके पास खाली स्पेस है, ये इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। तो क्या करता है? इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। यस सर। समझ में आ गया? फिर जब इलेक्ट्रॉन आगे पास ऑन हो जाता है तो ये प्रोटॉन फिर से खाली हो जाता है। इस प्रोटॉन को कहां फेंक दिया जाता है? ल्यूमन में। ये तीसरा रीजन है जिसकी वजह से ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई और यहां पर कम हो गई। इसकी वजह से ल्यूमन के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन हो गई। क्या हो गई? हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन। और जो तुम्हारा स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर क्या हो गया? लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन। इट विल क्रिएट अ प्रोटॉन मोटिव फोर्स।
ये क्या क्रिएट कर देगी, एक प्रोटोन मोटिव फोर्स। ये एटीपीएज एंजाइम है। क्या है, एटीपीएज एंजाइम। अब मैंने क्या बोला था, प्रोटोन मोटिव फोर्स टूटेगी, एनर्जी निकलेगी, एटीपी बनेगा। तो अब क्या होगा, यहां पे हाई प्रोटोन, यहां पर लो प्रोटोन। अब क्या होगा, यहां के प्रोटोन ट्रांसपोर्ट होंगे यहां पर, क्योंकि चीजें ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। इसकी वजह से प्रोटोन मोटिव फोर्स टूट जाएगी, और जब वो प्रोटोन मोटिव फोर्स टूटेगी तो एनर्जी रिलीज करेगी, और ये एनर्जी क्या होगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज इक्वल टू एटीपी। दिस इज द कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसे हम क्या कहते हैं, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। किस किस को समझ में आया, आ गया सबको समझ में? आफ्ताब, हाँ अभिषेक, ऋतिक रोशन। एटीपीएज एंजाइम के दो पार्ट है, एक को हम कहते हैं F0 और एक को हम कहते हैं F1। ठीक है, क्या समझ में नहीं आया आफ्ताब? कहां से कहां फोर्स जा रहा है समझ नहीं आया। फोर्स कहां से कहां नहीं जा रहा, फोर्स डेवलप हुई है। फोर्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता, फोर्स इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स मतलब वैसे डायरेक्शन होता है फोर्स का। ठीक है, यहां पर मतलब तू कह रहा है एक मैग्नेट की वजह से फोर्स है, ठीक है, तो उसके सराउंडिंग है ना, तो वैसे ही यहां पर प्रोटोन मोटिव फोर्स, इन दोनों के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से एक फोर्स डेवलप हो गई है, इन दोनों के बीच में फोर्स है। अब जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स होती है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैसे यहां पर एक अट्रैक्शन फोर्स है। जब, और ये फोर्स डेवलप क्यों हुई है, ड्यू टू द प्रोटोन ग्रेडियंट। जब ये ग्रेडियंट टूटेगा तो ये फोर्स टूटेगी, और जब ये फोर्स टूटेगी तो किस में कन्वर्ट होगी, एनर्जी में, और ये एनर्जी किस में स्टोर हो जाएगी, एटीपी में। होगी या नहीं होगी? अरे बोलो यार। सर वो जो प्रोटॉन्स इकट्ठे हो रहे थे, दो रीजन, तो एक रीजन मतलब याद नहीं आ रहा। देखो पहला रीजन मैं लिखवाऊंगा, तीनों रीजन। सबसे पहला रीजन, जो वाटर टूटता है वो कहां पर टूटता है, ल्यूमेन में, पहला, जिसकी वजह से H+ इकट्ठा होते हैं। दूसरा, NADP जो होता है वो टुवर्ड्स द स्ट्रोमा साइड होता है, तो ये जो प्रोटॉन लेता है ल्यूमेन से ना लेकर कहां से लेता है, स्ट्रोमा से, तो स्ट्रोमा में कम हो जाते हैं प्रोटॉन। दूसरा रीजन। तीसरा, जो ETS होती है, ETS, मेरे पास, मुझे एक बंदा 5 लाख रुपए देना चाह रहा है, मेरे पास हाथ खाली नहीं है ना, जेब खाली है, मैं कहाँ लूंगा? मैं कहूंगा भैया मेरे पास अभी खाली स्पेस नहीं है, रुक मैं बैग लाता हूँ। मैंने बैग में 5 लाख रुपए भरवाए, डाला और बैग फेंक दिया, मुझे तो पैसों से मतलब था। ठीक है, ऐसे ही ये जो ETS होता है, ये कहता है मेरे पास खाली इलेक्ट्रॉन रखने का कोई भी स्पेस नहीं है, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन तब भी इसे दिया जाता है जबरदस्ती, तो ये क्या करता है, बाहर से एक प्रोटॉन पकड़ लेता है, कहता है इसके पास बहुत खाली स्पेस है, इसको दो प्रोटॉन, इसको दो इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है प्रोटॉन को। तो यूबीक्विनोन क्या है, यूबीक्विनोन। यूबीक्विनोन क्या होता है, ETS का एक प्रोटीन होता है, ये क्या करता है, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो यूबीक्विनोन प्लस H+ प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स UbQH2। क्या देता है, UbQH2, यूबीक्विनोन डाइहाइड्राइड, UbQH2। और जैसे इलेक्ट्रॉन आगे पास होते हैं तो UbQH2 में जो H है उसके इलेक्ट्रॉन तो चले गए आगे, तो जो H बच गए वो कहां पे फेंक दिए जाएंगे, ल्यूमेन में। समझ में आया नहीं आया? चलो, सो दिस इज दी